सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग 14 नंबर पे पहुंच चुके हैं ना। चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को। आइए बाबू देखिए आज का पहला क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप 20 सेकंड समय लो। ये क्वेश्चन 20 सेकंड पर्याप्त है बनाने के लिए। तो आप बिल्कुल 20 सेकंड का अच्छा से टाइम ले सकते हो और 20 सेकंड में हमें ये क्वेश्चन करके दिखा सकते हो। जो ही खुश रहा बच्चा, खुश रहा। जल्दी से करके दिखाइए, 20 सेकंड समय लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गुड इवनिंग अमित, मनीष गुड इवनिंग। किसी से जवाब नहीं आ रहा। देख तो इजी तो क्वेश्चन था। 3 को 4 से गुना कर दिया तो 3 चौको कितने हो गए, 12 हो गए। और 12 को फिर 2 से गुना किया तो 12 दूना 24 हो गए। लो आ गया। अब कहता है सर ऐसा रिलेशन किस में मिलेगा। तो अगर हम 4 को 9 से गुना करते हैं तो 9 चौको कितने होंगे, 36 होंगे। और 36 को अगर 2 से गुना करें तो 36 दूना 72 होंगे। ये लीजिए ऑप्शन नंबर यही आंसर हो गए। तो जब ऑप्शन नंबर ये आंसर हो गए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मनीष, एलपी का टेस्ट लेकिन किसान कोल्ड स्टोरेज में नहीं हो रहा है बाबू। अब किसान कोल्ड स्टोरेज है ना, वो मंडे से ओपन होगी। अच्छा देख लो, ऐसा तो हम बता चुके हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, उसको बनाने नहीं लग जाना है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग खर्च करोगे तो दिखेगा कि सर ये वाली जो आकृति है ना बीच में, वो ऐसी बननी है। तो ये वाला डिजाइन कैंसिल हो गया, ये वाला डिजाइन कैंसिल हो गया। बस यही दोनों डिजाइन बचे हुए हैं। अब देख लो, जब दो फिगर इधर है तो दो फिगर इधर आएगा, दो फिगर इधर और दो फिगर इधर आएगा। अब ऐसी स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये बीच में दे रखा है, इसके बीच में, तो ये सी नंबर कैंसिल हो गया। यानी इकलौता बचा कौन, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गया। यानी बनाने की जरूरत नहीं है। मनीष कुमार जी बाबू, आप या तो बाजार समिति वाले ब्रांच पे जाकर आप एलपी का टेस्ट दे सकते हो। उसकी टाइमिंग्स दोपहर में 11 से 12 है। या तो शाम में आप आकर के यहाँ पे भिखना पहाड़ी मोड़ वाले ब्रांच पे आप टेस्ट दे सकते हो। उसकी टाइमिंग बाबू शाम को 7 बजे से शाम के 8 बजे तक चलता है। तो जो भी टाइम आपको सुटेबल होता है आप उस टाइम में आकर के टेस्ट दे सकते हो। और बाकी मंडे से फिर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही टेस्ट है, मंडे से फिर किसान कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है दी गई श्रेणी के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। अब हमारे पास वेन आरेख में क्या है, तो मगरमच्छ है, जलीय जंतु है और सरीसृप है। तो देख लो, जितना भी मगरमच्छ होगा वो तो जलीय जंतु आएगा और मगरमच्छ सरीसृप का भी हिस्सा होगा। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सर ये जलीय जंतु हुआ और जितने भी मगरमच्छ हुए वो जलीय जंतु हुए। और चूंकि मगरमच्छ सरीसृप है लेकिन सारे सरीसृप जलीय जंतु नहीं होते हैं, तो नहीं, पूरा मगरमच्छ को जलीय जंतु सरीसृप के अंदर काटना होगा। ये रहा सरीसृप। देख लो, तो ऐसा वेन कहीं दे रखा है, देख लो ऐसा वेन कहीं नहीं दे रखा है। इसका मतलब है कि अब इसमें ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर आप किसी का भी चयन नहीं कर सकते हो। जबकि बैच ऐसा होना चाहिए था, ये इस तरीके से अगर बनाते ना तो ये इसके लिए परफेक्ट होता, क्योंकि कुछ मगरमच्छ सरीसृप नहीं होते हैं। सारे के सारे मगरमच्छ जो होंगे वो सरीसृप ही कहलाएंगे। और इसके अलावा और कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है और कोई वेन इसमें जा नहीं सकता है। तो इसका परफेक्ट वेन जो बनता वो इस तरह से बनता। लेकिन इसकी कमी में हमें इसका चयन करना होगा, उसकी कमी में हमें बी नंबर का चयन करना होगा। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 30 सेकंड। काउंट द ट्रायंगल। ट्रायंगल की संख्या काउंट करके दिखा दो जल्दी से। 30 सेकंड। आप कर सकते हो, मुझे यकीन है, और सही बना सकते हो। साइंस आर्ट्स का करंट अफेयर अभी बाकी है। कोई नहीं विशाल, हो जाएगा बच्चा, टेंशन नहीं लेना है। बनाइए तो इसको जल्दी से। कितने ट्रायंगल हैं इसमें, ध्यान से देखकर बताओ कितने ट्रायंगल हैं इसमें। ट्रायंगल में याद रखना, पहले किसको काउंट करें बाद में किसको काउंट करें ये मैटर करता है। किसको ग्रुप में काउंट करता है, किसको अकेले काउंट करना है, ये मैटर करता है। चंदन कुमार जी गुड इवनिंग बाबू। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया जी, इतना टाइम लगाओगे। आसान सा तो क्वेश्चन है, देख लो, ध्यान से देखोगे।
यह एक आयत दिख रहा है और इस आयत को हम लोगों ने एक्चुअल में कितने भागों में तोड़ रखा है, तो इस आयत को हम लोगों ने टोटल 6 भागों में तोड़ रखा है, यानी यहां से मुझे 12 ट्रायंगल मिल जाने हैं। इसी तरह ध्यान से देखो, यह एक वर्गाकार ही समझ लो, वर्ग पूरी तरह से तो नहीं है लेकिन वर्ग के आकार का ही है, और इसको भी उसने कितने भागों में तोड़ रखा है, तो इसको भी उसने 6 भागों में तोड़ रखा, 12 भागों में तोड़ रखा है। ठीक है, तो यहां से भी कितने मिलेंगे, तो 12 ट्रायंगल मिलेंगे। तो ऑलरेडी रेड वाले हिस्से से 12 ट्रायंगल मिल गए, इधर वाले हिस्से से 12 ट्रायंगल मिल गए, तो 12 12 कितने हो गए, 24। अब सवाल उठता है सर यहाँ 24 ट्रायंगल कैसे हो गए, तो देख लो, 1 2 ये पूरा 3 3 3 6 7 और 8, ये बड़ा वाला 9, ये बड़ा वाला 10, इधर से बड़ा वाला 11 और इधर से बड़ा वाला 12। तो इधर से 12 मिले तो इधर से भी सेम सिचुएशन मिलने हैं, 3 3 6 7 8, ये बड़ा वाला 9, ये बड़ा वाला 10, इधर से बड़ा वाला 11 और इधर से बड़ा वाला 12। तो अभी तक 12 12 24 तो मिल चुके हैं। किसी के आंसर 31 आ रहे हैं, किसी के आंसर 25 आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, 24 ट्रायंगल आपने निकाला, क्या क्या आपने इस क्रम में इस वाले ट्रायंगल को काउंट किया, तो 24 से कितने हो गए, तो 25 हो गए सर। अच्छा, क्या आपने इस वाले ट्रायंगल को काउंट किया, तो 25 और 1 कितने हो गए, तो सर 26 हो गए। आपने इस बड़े वाले ट्रायंगल को काउंट किया, तो 26 और 1 कितने हो गए, तो सर ये 27 ट्रायंगल हो गए। अच्छा फिर से देखो, 27 के बाद अभी हम लोगों ने इस बड़े वाले को काउंट नहीं किया है, तो 27 के बाद ये रहा हमारा 28 नंबर का ट्रायंगल, और अगर हम इधर से एक बड़ा वाला लें तो 28 के बाद ये रहा 29 नंबर का ट्रायंगल। इसके अलावा आप ट्रायंगल ढूंढने जाओगे तो आपको ट्रायंगल नहीं मिलने वाले हैं। यानी इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी दे रखी है, तो इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 29 दे रखी है। सौरभ का आंसर सही था, दीपक जी ने 25 पे ही रुक गए। चंदन एक्स्ट्रा गिन चुके हो आप बाबू, एक ही ट्रायंगल को 2 बार गिन चुके हो, तो सौरभ का आंसर जो था यही सही आंसर था। ट्रायंगल की संख्या कितनी आनी है, तो 29 आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं, ध्यान से समझोगे। कहता है 7 व्यक्तियों के एक परिवार में बी ए का भाई है और सी का पुत्र है। तो बी भाई है, किसका भाई है, ए का, तो भाई और बहन पैरेलल लाइन पे। और की बात कर रहा है तो और दूर वाले के लिए यानी बी के लिए, तो बी जो है ना वो पुत्र है, किसका पुत्र है, तो सी का। अब कहता है डी सी का दामाद है, और डी जो है वो सी का दामाद है, यानी कि सी की कोई पुत्री होगी और उसका कोई पति होगा जिसको हम लोग सी का दामाद कहेंगे। अब कहता है और सी के 2 पोते पोतियां हैं, तो सी के कितने पोते पोतियां हैं, तो 2 पोते पोतियां हैं, ई और एफ। तो सी के 2 पोते पोतियां हैं, ई और एफ। कौन ए मेल होगा कौन फीमेल होगा नहीं कह सकते हैं। ए एफ की माँ है। अब देखो ए एफ की माँ है, तो ए जब एफ की माँ है इसका मतलब ये तो तय हो गया कि एफ को किसके नीचे आना पड़ेगा, तो एफ को ए के नीचे आना पड़ेगा। और एफ जी की भतीजी है, एफ किसकी भतीजी है, जी की भतीजी है। तो अब जी की भतीजी होने के लिए जी का या तो भाई हो, उसकी बेटी एफ हो, 2 कंडीशन हो सकते हैं। ई जी का पुत्र है, और ई किसका पुत्र है, जी का। अब देख लो ई जब जी का पुत्र है तो जी के पुत्र किसको बनाएंगे, ई को। अभी तक इसका चांस नहीं बना है। यदि सी के 2 बच्चे हैं, अब लोग बता दिया सी के 2 बच्चे हैं, तो एक बी हो गया और एक हो गई, तो ए फीमेल, यानी जी को हम यहां रख सकते हैं, बी की पत्नी बना सकते हैं और इसके नीचे ई को ला सकते हैं। चलो आंसर हो गए। ई का डी से क्या संबंध है, अब देखो तो सी का दामाद डी था ना, इसका मतलब डी कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है और मेल हो चुका है। अब ई का रिलेशन पूछ रहा है, किसका रिलेशन, ई का। किससे पूछ रहा है, तो डी से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, डी से। और आपको पता है कि ई डी का पुत्र है यानी लड़का है। अगर हम डी हैं तो यह मेरी पत्नी हो गई और मेरे पत्नी का भाई साला हो गया, और साला के बेटा को सर बेटा यानी नेफ्यू कहेंगे। और नेफ्यू किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे उचित आंसर है। तो हम लोग आंसर डी को करेंगे। ध्यान से समझोगे, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बड़े इजी होते हैं कैलेंडर के। 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 15 मार्च से 15 मार्च, चूंकि डेट और मंथ कॉमन है तो कोई मतलब रहा नहीं।
अब कितने सालों का अंतर है, तो 2 सालों का अंतर है। ठीक है, हमें 2 साल कहाँ जाने हैं, आगे नहीं पीछे जाने हैं। हमें 2 साल कहाँ जाने हैं, पीछे जाने हैं। अच्छा, इस 2 साल में 20 लीप ईयर तो काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि जब हम पीछे से आ रहे होंगे तो 22 से 21, 21 से 20 पे आएंगे और 15 मार्च को ही रुक जाएंगे, तो लीप ईयर की संख्या 0 हो जाएगी। तो 2 साल का अंतर और लीप ईयर की संख्या 2 हो गई, यानी कि टोटल हमारे पास -2 ही करने होंगे। तो किस में -2 करने हैं, तो ट्यूसडे में 2 माइनस करने हैं। जब ट्यूसडे में 2 माइनस करोगे तो संडे हो जाएंगे, और संडे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंदन कुमार जी, 6 का डी नहीं होगा बच्चा, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो टुकड़े टुकड़े में बनाते हैं। अगर हम 15 मार्च 2022 की बात कर रहा है कि ट्यूसडे है, यदि हम 15 मार्च और 2021 तक आएंगे तो एक दिन की कमी होकर के ये मंडे हो जाएगा। और फिर से यदि हम 15 मार्च और 2020 तक आएंगे तो फिर से एक दिन की कमी होकर के संडे हो जाएगा। आप यहाँ 2 दिन की कमी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कहाँ रुके हुए हो, तो 15 मार्च में रुके हुए हो। आपने 29 फरवरी से सामना नहीं किया है, जिसके कारण हमारा वो लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं हो सकेगा। लीप ईयर के रूप में काउंट तब होता जब हम 29 फरवरी को क्रॉस कर जाते, और जब हम 21 से 20 में एंट्री लेंगे तो देख लो, तो 20 के किस महीने से मुलाकात होगी, तो दिसंबर से, नवंबर से, अक्टूबर से, सितंबर से, अगस्त से, मई से, जुलाई से, जून से, अप्रैल से, मार्च से, फरवरी से, जनवरी से, तब 20 खत्म होगा। आप पीछे से आते हुए कहाँ रुक गए हो, तो 15 मार्च को रुक गए हो, फरवरी को टच किया नहीं। तो फरवरी को टच किया नहीं तो एक ही दिन का अंतर ना आना है, तो अंतर मंडे से एक दिन पीछे आओगे तो संडे हो जाएगा। जिन बच्चों ने सैटरडे किया है, समझिए कैलेंडर का दर्द आपका यहीं पे है, आप लीप ईयर को प्रॉपर वे में काउंट नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज को एकदम समझने की कोशिश करोगे कि कोई भी लीप ईयर के रूप में तभी काउंटेबल होगा जब उसका 29 फरवरी उसके सपोर्ट में होगा। यहाँ 20 तक आने में 29 फरवरी सपोर्ट नहीं कर रखा था, हम पीछे ही रुक गए थे मार्च में, तो हम उसको लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से हमारा आंसर एक दिन और पीछे जाएगा, तो मंडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो आंसर संडे हो जाएगा। देख लो क्या कहता है, एक कथन और उसके बाद 2 धारणा 1 और 2 दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए आप विचार करें और बताएं कि दी गई धारणा में कौन सी कथन निहित है। पहला कथन कहता है, निबंध लेखन एक कला है, यानी आप यदि निबंध लिख रहे हो तो वो एक प्रकार का कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ भी होनी चाहिए। यानी निबंध लेखन सबसे पहले तो बताया कि सर एक कला है, और अगर आप अच्छा निबंध लिखना चाहते हो तो 2 चीज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। पहला क्या, तो विषय की समझ आपको होनी चाहिए, और दूसरा क्या, तो भाषा की पकड़ होनी चाहिए। अब पहला कहता है, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए, विषय पे समझ चाहिए, निपुण होना नहीं होना वो डजेंट मैटर है। अगर विषय की समझ है कि हम किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं तो हम निबंध लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता, तो ये अजम्पशन नहीं जाएगा, क्योंकि बस ऊपर कही गई है विषय की समझ होनी चाहिए, आप लिख लोगे। भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। अच्छा बताओ, क्या सिर्फ भाषा पे अच्छी पकड़ होने से निबंध लिखाएगा? जिस विषय पे निबंध लिखना है उस विषय के बारे में समझ नहीं होगा तब भी हम निबंध नहीं लिख पाएंगे। यानी ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो देख लो ऐसा किस में कह रखा है, तो ऐसा 1 में कह रखा है, यानी ए जो नंबर है यही इसके लिए पर्याप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, कहता है ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे लेटरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक सम संख्या यानी इवन डिजिट हो। ठीक है, और ठीक पहले एक प्रतीक यानी सिंबल आता हो। सिंबल के बाद मुझे लेटर चाहिए, उसके बाद इवन डिजिट चाहिए। देखो, सिंबल के बाद लेटर तो मिला लेकिन इवन डिजिट नहीं मिले, कैंसिल।
सिंबल के बाद लेटर तो मिला लेकिन इवन डिजिट नहीं मिले, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर नहीं है, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर और उसके बाद इवन डिजिट मिल रहा है, एक मिल गया। सिंबल के बाद लेटर मिला लेकिन इवन डिजिट नहीं मिला, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर नहीं मिला, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर नहीं मिला, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर मिला लेकिन इवन डिजिट नहीं मिला, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर मिला लेकिन इवन डिजिट नहीं मिला, सिंबल के बाद लेटर नहीं मिला। सिंबल के बाद लेटर मिला लेकिन इवन डिजिट नहीं मिला, सिंबल के बाद लेटर मिले उसके बाद इवन डिजिट मिले। यानी ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसा कितना पेयर इकट्ठा कर रखा है, तो 2 पेयर इकट्ठा कर रखा है, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग किसको लगाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाने वाले हैं। चंदन कुमार बी, गोलू कुमार बी, बी कहां से लाओगे बाबू बताओ ना। देखो स्पष्ट रूप से देखो, इतनी छोटी छोटी गलती करोगे। ये सिंबल है, सिंबल के बाद लेटर चाहिए है, लेटर के बाद इवन डिजिट चाहिए। यहां 9 कैसा है, ऑड डिजिट, ये तो खत्म हुआ। सिंबल मिला स्टार, सिंबल के बाद लेटर चाहिए है लेकिन उसके बाद इवन डिजिट चाहिए, नहीं है, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर ही नहीं है, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर है उसके बाद इवन डिजिट है, एक मिल गए। सिंबल के बाद लेटर है लेकिन इवन डिजिट नहीं है, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर ही नहीं है, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर नहीं है, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर है लेकिन इवन डिजिट 3 नहीं है, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर है लेकिन इवन डिजिट नहीं, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर नहीं, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर है लेकिन इवन डिजिट नहीं, कैंसिल। सिंबल के बाद लेटर है और लेटर के बाद इवन डिजिट है, यानी एक आपको यहां मिले। तो ऑलरेडी कितने मिल रहे हैं, तो मात्र 2 मिल रहे हैं। अब 3 कहां से खोज ले रहे हो। इवन डिजिट कहां बोल रहा है, देखिए यहां बोल रहा है, ऐसे अक्षर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक संख्या, अच्छा, ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक हो। ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक हो, ऐसे लेटर की तलाश कीजिए, ऐसे सिंबल की जिसके ठीक बाद एक संख्या और उसके पहले क्या हो, प्रतीक हो। तो देख लो, प्रतीक लेटर डिजिट, 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 प्रतीक लेटर डिजिट। नेक्स्ट वन, इसको भरकर दिखाओ जल्दी से, 20 सेकेंड काफी है इसको भरने के लिए। आपको पता है क्या करना है, बहुत आसानी से हम लोग इसको भर सकते हैं। तो 20 सेकेंड काफी है, जल्दी से भरकर दिखाओ। अतुल प्रजापति जी ने कहा सर बी होगा। चलिए, बहुत फास्ट रिएक्शन है, ध्यान से देखो बाबू। GTQN दे रखा है, ठीक है। अगर हम यहां T रख दें तो GTQN के बाद D दिखता है, यहां भी GTQN के बाद D रख सकते हैं। यहां GTQN A दिख रहा है, तो GTQN A मिला और यहां GTQN D मिला, यानी तय है कि अब एक बार B और एक बार C मिलेगा। तो GTQN B, GTQN C, बाहर निकल कर क्या आए, तो TN GQ BC T, यही निकल के बाहर आ गए। अब देख लो किसमें दे रखा है, TN नहीं, TNG QBCT, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले का आंसर था बी, ठीक है, हाँ ऐसे भी इसका आंसर क्या आ गया है, तो सी आ गया है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए ये क्वेश्चन तो बस राह चलते हुए भी अगर कोई बोला तो अब आप बना सकते हो। इतनी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चनों का कि राह चलते हुए आप सुन करके बना सकते हो। देख लो क्या पूछ रहा है, अभी वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी वो किस दिशा में देख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से चल देना है। पूरब की ओर चेहरा करके खड़ा है, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूमने के बाद 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉक मुड़ा
और 45 डिग्री फिर से वो क्लॉकवाइज मुड़ा। तो देख लो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज से इसके 45 डिग्री क्लॉकवाइज को काट दोगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, यानी 180 डिग्री एंटी क्लॉक। और 180 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब हो गया जस्ट अपोजिट, तो पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो पूरब का अपोजिट पश्चिम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आंसर हो जाएंगे। अब इसके लिए आप यदि इतना टाइम खर्च करते हो कि पेन को उठाते हो और पेन को उठाकर पहले ऐसे सिंबल बनाते हो और कहते हो सर पूरब की ओर डायरेक्शन में फेस था, उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव करता है, फिर से उसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करता है और फिर से क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करता है, यानी अभी वो सर वेस्ट में जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चंस के लिए इतना काम करते हो तो समझ लो कि फिर मजा नहीं आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का एकदम सीधा सीधा मतलब है कि आप डायरेक्ट उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गेम को नस्तो नाबूद कर दो, आप क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हो। देखिए ध्यान से समझोगे, अच्छा प्रश्न है। 11 विद्यार्थियों की एक कक्षा थी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो मात्र 11 थे। प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। भी का स्थान नीचे से छठवां है जबकि डी का स्थान ऊपर से चौथा है। तो बताइए नीचे से 6 कुर्सी और ऊपर से 4 कुर्सी, 10 कुर्सी का खेला खत्म, एक कुर्सी बीच में बैठा है। ऊपर से देखे जाने पर टी का स्थान भी और डी के स्थान के मध्य में है। इसका मतलब ऊपर से जो टी होगा वो सातवां, नीचे से सातवां होगा और ऊपर से पांचवां होगा। पूछता है नीचे से टी का स्थान क्या है, तो नीचे से टी का स्थान छठा नहीं सातवां है। तो आंसर क्या लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करो कि वहीं से पढ़ते पढ़ते ही आप क्रिएट कर लो। देख लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या 11। अब कहता है भी का स्थान सर नीचे से छठवां है, तो भी का स्थान तक पहुंचने के लिए नीचे से 6 चेयर कैंसिल। अब डी का स्थान ऊपर से चौथा है, तो डी के चेयर तक पहुंचने के लिए ऊपर से 4 स्थान कैंसिल। अब देख लो टोटल हमारे पास 11 चेयर थे और 6 और 4 10 खत्म हो गए, तो एक जो बच गया वो 11वां चेयर इन दोनों के बीच में बैठ गया। और इसी पे कौन बैठा हुआ है, तो टी बैठा हुआ है। अब कहता है टी का नीचे से स्थान कौन सा है, तो भी तक जाने में जब स्थान 6 हुआ तो टी तक जाने में 6 से 1 ज्यादा यानी 7 होगा, और 7 किस पे दे रखा है, तो डी पे दे रखा है। तो आंसर नंबर डी इसके लिए जो है ना वो परफेक्ट और प्रॉपर आंसर के रूप में आएगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कहता है 9:25 हो रहे हों तो 12 घंटे वाली घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण लगभग कितना होगा। 9:25 की बात कर रहा है, तो 9 को अगर मिनट के रूप में चेंज करेंगे तो ये 45 मिनट हो जाएंगे, और 25 मिनट से 45 मिनट जाने में टोटल 20 मिनट लग जाएंगे। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट बराबर 20 छक 120 डिग्री हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि मिनट हैंड से आवर हैंड की ओर जाने पर मिनट का आधा इसमें जुड़ जाता है, यानी 25 का आधा 12.5 इसमें जुट जाएंगे, यानी जो रियल कोण बनने वाले हैं वो 132 डिग्री के कोण बनने वाले हैं। अब उसने लगभग की जब बात करी है तो 132 के आसपास का कोण पकड़ोगे, तो 132 के आसपास का कोण पकड़ोगे तो ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी 130 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो आंसर हम लोग डी को लगाने वाले हैं। नेक्स्ट वन देखो, 8 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू, रात्रि भोज के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। तो एक वर्गाकार आप मेज बना लो। इस वर्गाकार मेज पे क्या कहता है कि 4 व्यक्ति कोने पर और 4 व्यक्ति भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, यानी 4 व्यक्ति का स्थान आप कॉर्नर पे रख लो और 4 व्यक्ति का स्थान आप भुजा के मध्य में रख लो। अब कहता है कि उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, यानी काम आसान हो गए। एंटी क्लॉक चलने पे राइट मूव करेंगे और क्लॉकवाइज चलने पे लेफ्ट मूव करेंगे। अब कहता है एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एस कहाँ बैठा है, तो यू के बाईं ओर, जहां भी यू बैठेगा
उसके बाईं ओर ठीक बगल में एस। बोलोगे सर इसको आपने रखा क्यों? तो यू का पोजीशन नहीं पता है कि वो बीच में रखने वाला है या वो कॉर्नर में रखने वाला है, इसीलिए हमने बाहर रख लिया। फिर कहता है यू टी के बाईं ओर ठीक बगल में, और यू जो है ना बच्चा वो टी के बाईं ओर ठीक बगल में। अब कहता है टी किसी एक भुजा के मध्य में बैठा। देखो अब टी किसी एक भुजा के मध्य में बैठा तो इसके बाएं में यू आएगा और यू के बाएं में एस हो जाएगा। तीन लोगों का व्यवस्था हो गया। आगे चलिए, आर यू के दाईं और तीसरे स्थान पे, तो यू तो सेंटर को देखेगा तो इसके दायां पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन किसके लिए? आर के लिए। फिर कहता है पी भी और आर दोनों के बगल में है, तो पी किसके किसके बगल में? तो भी और आर, तो एक गैप करके भी को रख नहीं सकते, तो एक गैप करके भी को हमने यहां रखा, तो पी जो है ना वो भी और आर दोनों के बीच में आ गया। अब फिर कहता है डब्ल्यू टी के बगल में नहीं है। डब्ल्यू किसके बगल में नहीं है? तो टी के बगल में नहीं है, तो डब्ल्यू के लिए ये पोजीशन होगा। अब देख लो एक और बचे हुए हैं, तो पी क्यू, क्यू बचा हुआ है, क्यू को यहाँ मेंशन करोगे और आपके अरेंजमेंट जो है वो पूर्णतः क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न क्या पूछे गए हैं? निम्नलिखित में से कौन किसी एक कोने पर बैठा है? तो देखो एस मिडिल में बैठा है, आर भी मिडिल में बैठा है, भी मिडिल में बैठा है, इकलौता क्यों ही ऐसा शख्स है जो कहाँ बैठा है? तो कॉर्नर में बैठा है। तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चंस के लिए आंसर क्या लगाने वाले हैं? तो सी लगाने वाले हैं। देखो एक ही पासे को 1 2 3 4 दफा घुमाकर दिखाया। पूछता है सर काला लिखे हुए फलक के विपरीत पे कौन सा रंग होगा? तो ध्यान से समझिएगा, काला यहां दिख रहा है क्या? और काला यहां भी दिख रहा है। अच्छा बताओ, दोनों में जब काला दिख रहा है तो बस एक ही एलिमेंट ब्लैक कॉमन है, और जानते हैं हम कि दो डाइस को कंपेयर करने पर जब एक एलिमेंट कॉमन हो जाए तो उसका अपोजिट वो होगा जो इन दोनों जगहों पे नहीं दिख रहा है। तो देखो ब्लू दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, ऑरेंज नहीं दिख रहा है, पर्पल नहीं दिख रहा है। तो अब सवाल उठता है कि सर ऑरेंज को लगाओगे कि पर्पल को लगाओगे? यहाँ दो आंसर आए, तो अब दो कॉमन को ढूंढते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस दोनों को आप मिला दोगे तो ब्लू और येलो मिलेंगे, ब्लू और येलो मिलेंगे। तो ब्लू येलो जब कॉमन हो गए, इसका मतलब ब्लैक का अपोजिट ऑरेंज हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। अच्छा देखिए, तो अगर हम यहां से मिलाने की कोशिश करते तो कितने मिलते? तो एक भी नहीं मिलते इन दोनों में। अगर यहां से मिलाने की कोशिश करते तो एक भी नहीं मिलते। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? तो सी है, यानी नारंगी रंग को हम लोग आंसर लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखोगे, 30 सेकंड का समय लो, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा वाला क्वेश्चन है। तीस सेकंड जल्दी से बनाकर दिखाओ। बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। चंदन का आंसर आया डी, रंजन का आंसर आ गया डी। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो बाबू कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के सोचे। 14 8 को जोड़ दिया तो 14 8 जोड़ने पर कितने मिल गए? तो 22 मिल गए। इसी तरह से 10 और 12 को भी जोड़ दिया तो 10 और 12 को जोड़ने पर भी 22 मिल गए। सेम तरीका देखो, 12 और 14 को एक साथ जोड़ेगा तो 12 12 24 और 2 26 मिल जाएंगे। इसी तरह से 8 और 18 को जोड़ देने पर एक साथ कितने मिल जाएंगे? तो 26 मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस अगर हम आगे चलते हुए अप्लाई करते हैं तो देख लो यहाँ कितने मिल रहे हैं। तो 16 प्लस 8 जोड़ दिया तो 16 8 24 चाहिए, यानी इस वाले को जोड़ने पर मुझे 24 चाहिए। तो 4 को क्या दें कि 24 हो जाएगा? तो 4 को अगर हम 20 दे देना तो 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे पर्याप्त आंसर है। रवीश कुमार सी, नहीं बाबू 10 लगाओगे तो आंसर नहीं आने वाला है। कितना आंसर लगाना होगा? तो डी नंबर ऑप्शन लगाओगे ना रवीश तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितने हो गए? तो 20 हो गए। ये तो अच्छा वाला क्वेश्चन है, जिनको स्क्वायर क्यूब याद है ना वो क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। देखो अगर 125 की बात करें तो क्या 5 का क्यूब करके हम एक रख लें?
इसी तरह से 217 की बात करें तो 6 का क्यूब करके 1 रख लें, और इसी तरह से 344 की बात करें तो 7 का क्यूब करके 1 रख लें। तो हर बार क्या हो रहा है, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, तो अगला टर्म जो है वो 8 का क्यूब प्लस 1। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो 513 हो जाएंगे। यानी हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हमें 5, 13 दिखते हैं, यानी 513 दिखते हैं। 513 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट आंसर है। अब देखो, जिनको स्क्वायर क्यूब नहीं याद होगा ना, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा संघर्ष भरा हो जाएगा, क्योंकि जब वो अंतर निकालेंगे तो अंतर निकाल करके अंतर का अंतर निकालना होगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो फिर आपके लिए गेम जो है वो बेहद ही आसान है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कहता है 5 एथलीट हैं, कौन कौन है, तो दीपक है, असलम, राजू, सोनी और मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की। तो कोई जोनी है जिसने दौड़ तो पूरी की, लेकिन किससे पहले दौड़ पूरी की, तो राजू से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वो मोनू से पीछे है। अब ये जोनी जो है ना, वो किससे पीछे है, तो मोनू से पीछे है। कहता है असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की, लेकिन वो राजू से पीछे है। तो असलम किससे पीछे है, तो असलम राजू से पीछे है, लेकिन असलम किससे आगे है, तो असलम दीपक से आगे है। अब कहता है इसमें सर बताओ कौन तीसरे नंबर पे आएगा। तो तीसरे नंबर की, या चाहे नीचे से चले चाहे ऊपर से चले, तीसरे नंबर पे राजू को ही आना पड़ेगा। और राजू हमारा किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग किसको बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को बनाएंगे। नेक्स्ट वन, ये बनाकर दिखा दो, 20 सेकंड लगने चाहिए, 20 सेकंड 25 सेकंड में अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर आपकी प्रैक्टिस इस तरह का मैथमेटिकल रीजनिंग में फिलर में अच्छी चल रही है। धीरज कुमार जी 14 नंबर फिर से बताना है, ठीक है बाबू, पेशेंस रख लो, पेशेंस रख लो धीरज, 14 नंबर मैं बता दूंगा, जल्दी से देखिए। चंदन का आंसर फिर से पहले आया है जी, रंजन का भी आंसर आ गया है, डी होगा, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये देख लो, एक पे अगर क्यूब चढ़ा दें 1 मिलेगा, फिर देख लो 2 पे क्यूब चढ़ा दें तो 8 मिलेगा, फिर देख लो 3 पे क्यूब चढ़ा दें तो 27 मिलेगा। तो अब क्या करने हैं कि 4 पे हमें क्यूब चढ़ा देने हैं, और 4 पे क्यूब चढ़ाएंगे तो 64 मिलेगा। 64 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। 64 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। जल्दी से बता दो कौन से असंगत है, 14 नंबर बताना है ना, पेशेंस रखिएगा, जल्दी से बता दो तो कौन से ऑप्शन जो है आकृति जो है वो अलग दे रखी है। कहता है विकल्प में 4 आकृतियों के नाम दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अच्छा, कुल 5 आकृतियां हो गई ए बी सी डी ई, जिसमें से बाकी सभी से असंगत है, यानी ऑड मैन आउट हम लोग को फाइंड करने हैं कि सर कौन सी आकृति जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे तो आंसर मिल गए, 19 का है, चंदन का जवाब फिर से सबसे पहले आया। देख लो बाबू, 2 सर्किल अंदर था तो 2 सर्किल बाहर था, 1 सर्किल अंदर था तो 1 सर्किल बाहर था, 2 सर्किल अंदर थे तो 2 ही सर्किल बाहर थे, 4 सर्किल अंदर थे तो 4 ही सर्किल बाहर भी थे। यानी अंदर उपस्थित सर्किल की संख्या और बाहर उपस्थित सर्किल की संख्या एक समान है। लेकिन अगर पहले वाले हिस्से में देखें तो देख लो, अंदर उपस्थित सर्किल की संख्या 3 है, लेकिन बाहर उपस्थित सर्किल की संख्या बाबू 4 है। तो अदर से डिफरेंट कौन है, तो अंदर का सर्किल बाहर का सर्किल सब में समान था, लेकिन आकृति नंबर ए की अगर बात करें तो अंदर 3 और बाहर 4 थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही अदर से डिफरेंट है। तो आंसर हम लोग किसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। देखिए ध्यान से, अच्छा वाला प्रश्न है, एकदम इजी बनने वाला प्रश्न है। इसका अपोजिट ये है ना, स्टार का अपोजिट एरो,
यहाँ एरो और स्टार एक साथ दे रखा है, संभव नहीं है। एरो और स्टार एक साथ दे रखा है, संभव नहीं है। अब यहाँ देखो एरो के साथ सर्किल दे रखा है, जबकि हमारे ओपन वाले फिगर में सर्किल कहीं था ही नहीं, तो इसके नाते ये भी गलत हो गए। तो इकलौता कौन बच गया? तो ऑप्शन नंबर बी बच गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को ही हम आंसर बना लेंगे। अपना भी गेस क्वेश्चन दें। अब सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे तो हम अपना गेस क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ पहले बता दूं वो टफ हो रहेगा, ठीक है? वो इससे ज्यादा टफ रहेगा। ये तो शायद आसानी से आपसे बन भी जाते हैं, लेकिन मैं जो गेस क्वेश्चंस करूंगा उसमें हो सकता है कि 25-30 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चंस आपसे बने ही ना, आप कितना भी कोशिश कर लो। तो अगर सब लोग हामी भरते हो तो मैं बिल्कुल आपको गेस क्वेश्चन देना जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगा। 14 नंबर फिर से मुझे बताना है, याद रखोगे, ठीक है? एक बच्चे को प्रॉब्लम हुई है। बाएं से दाएं क्रम में लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले और तीसरे को, दूसरे और चौथे को स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस क्रम में आगे भी जारी रखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर कौन होगा? तो देखो तो एक को 3 से बदला, एक को किससे बदला? 3 से। तो 5 को बदलोगे 7 से, फिर 9 को बदलोगे 11 से, फिर 13 को बदलोगे 15 से। अगर 13 को 15 से बदलोगे तो आंसर कितने होंगे? तो आंसर ओ होंगे। सब लोग एग्री हो? दूं बिल्कुल? चलिए तो फिर मंडे से मैं 10 क्वेश्चन यहां से लेता हूं, 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस रखता हूं, और 10 से 15 क्वेश्चन जो है मैं अपना गेस क्वेश्चन रखता हूं। क्लियर है सबको? 10 से 15 क्वेश्चन मेरे गेस रहेंगे और 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस के रहेंगे। यही काम पर डे किया करूंगा, उसमें पजल बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए देखिए ध्यान से। हाँ, अब कहता है सर बाएं क्रम में, तो अंग्रेजी वर्णमाला को तो आप जानते हो, ए से लेकर जेड तक होते हैं। अगर मैं ए से लेकर जेड तक को लिखता हूं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब उसने कहा सर पहले को तीसरे से बदल दो, तो पहले को तीसरे से बदलेंगे तो ये व्यवस्था होगी, फिर दूसरे को चौथे से बदल दो तो ये व्यवस्था होगी। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पांचवें को हम किससे बदल चुके होंगे? 7वें से, और छठे को हम बदल चुके होंगे 8वें से, इसी तरह 9वें को बदल चुके होंगे 11 से, और 10 को बदल चुके होंगे 12 से, इसी तरह से 13 को हम बदल चुके होंगे किससे? 15 से, और 14 को हम बदल चुके होंगे 16 से, और आगे भी यही क्रम ऐसे जारी रखोगे। तो अब 13वां अक्षर के पास जब पहुंचोगे तो पहुंचना था एम के पास, पहुंच जाओगे ओ के पास। तो क्या आपके पास एग्जामिनेशन में इतने समय होंगे? इतने समय नहीं होंगे आपके पास एग्जामिनेशन में कि आप ए बी सी डी को पहले ऐसे लिखोगे, लिख करके इसको चेंज करोगे, और चेंज करने के बाद आप अपना आंसर दोगे। तो करना क्या है? क्वेश्चंस के नेचर को समझना है, क्वेश्चंस के प्रारूप को समझना है। जब हम लोगों ने क्वेश्चंस के नेचर को समझा तो पाया सर पहला तीसरा बदला है, तो इसी तरह 1-3 जब बदल रहा है तो 5-7 भी बदला होगा, 5-7 के बाद 9-11 भी बदला होगा, और 13-15 भी बदला होगा। तो 13 के जगह 15 और 15 के जगह 13 आएंगे, तो 15 किस में है? तो सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर लेंगे, जो बड़ा आसानी से हम लोग जवाब दे सकते हैं। देखो, रोगी जाएगा कहाँ? सर्जन के पास, और सर्जन उसकी क्या कर देगा? तो सर्जरी कर देगा। रोगी पहुंचा सर्जन के पास तो सर्जन ने क्या कर दिया? उसकी सर्जरी कर दिया। तो इसी प्रकार सब्जी जाएगा रसोइया के पास तो रसोइया पका देगा। चौक जाएगा अध्यापक के पास तो अध्यापक पढ़ाएगा ना, विद्यार्थी नहीं। कपड़ा जाएगा दर्जी के पास तो वो क्या कर देगा? सिलाई कर देगा। और मिट्टी जाएगा कुम्हार के पास तो वो क्या कर देगा? मट्टी का बर्तन बना देगा। अब कहता है हमसे कि जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है, तो वो संबंध किसमें नहीं है? तो बी में नहीं है, क्योंकि चौक अगर शिक्षक के पास जाएगा तो वो पढ़ाएगा, बोर्ड पे क्या करेगा? लिखेगा, विद्यार्थी नहीं। बाकी सब्जी रसोइये के पास जाएगा तो वो उसका खाना बना देगा।
कपड़ा अगर दर्जी को देकर आओगे तो उसकी सिलाई कर देगा, और मिट्टी अगर कुम्हार को दे दोगे तो वो मिट्टी का बर्तन बना देगा। लेकिन चौक अध्यापक को दोगे तो वो विद्यार्थी नहीं बनाएगा, वो उससे लिखेगा। वही पूछ रहा था कौन संबंध नहीं है, शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में वह संबंध नहीं दिया गया है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले, चलिए देखिए ध्यान से, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप समय लो बिल्कुल। मैं आपको 20 सेकंड से 30 सेकंड का ड्यूरेशन देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप अभी के अभी फिर से सॉल्व करके हमें दिखा दो जल्दी से। 14 का सम्बन्ध 203 से है, इसी प्रकार 16 का सम्बन्ध 264 से है। तो सेम टर्म एंड कंडीशन के साथ वो चाहता है कि सर 18 का संबंध किससे होगा, आप ये बता दो। अच्छा, आप क्वेश्चन में नहीं को नहीं पढ़े थे, कोई नहीं, कभी कभी हमसे भी छूट जाता है, लेकिन ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। 23 के लिए आंसर सी आ रहे हैं, यानी 333 आ रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट पता चल गया सब लोगों को। देखिए बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम 14 की बात करें तो 14 का स्क्वायर अगर लें तो 196 होगा, और 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है। 196 में अगर 7 जोड़ दें तो 203 हो जाएंगे। इसी तरह से 16 की बात करें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है, और 16 का आधा 8 होता है, तो हमने इसमें 8 जोड़ रखा। तो 8 छः कितने हो गए, 14, 5 1 6, ये 264 आ गए। इसी तरह से अगर हम 18 का स्क्वायर लेते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो 324 होगा, और 18 का आधा हमने 9 जोड़ दिया, तो 324 में 9 जोड़ा तो 333 आंसर मिल गए। यानी ऑप्शन नंबर सी सही में सही है। तो आंसर किसको करने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम अपना परफेक्ट आंसर बनाने वाले हैं। देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो प्रश्न था ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न वर्ड मीनिंग का खेल था। अगर आपको रिलोकेट, शिफ्ट, माइग्रेट, स्टे, इसकी मीनिंग आपको समझ में आती है, इसकी शाब्दिक हिंदी मीनिंग समझ में आती है, या आप ये समझते हो कि ये वर्ड कौन सा है, तो आप इसमें डिफरेंट ढूंढ लोगे। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान हैं और एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन उस समूह में शामिल नहीं है। ट्रांसफर, स्टे, माइग्रेट, शिफ्ट, रीलोकेट। तो देख लो इसमें स्टे जो है ना वो अदर से डिफरेंट है। अब पूछोगे सर क्यों, तो मैं इसकी हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, आप समझ लोगे खुद। देखिए ट्रांसफर जब किसी चीज का करेंगे तो हम एक स्थान से उसके दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, यानी स्थान परिवर्तन होगा, ठीक है। 1,31,112 जी, एक बार नाम बोल दिया कीजिए, ठीक है बच्चा, नाम बोल दिया करेंगे। ये गजब गजब लॉजिक है। तो देखिए ट्रांसफर जब किसी एक वस्तु को या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूसरे जगह करेंगे तो ऑलरेडी हम लोगों ने उसके स्थान को बदल दिया। माइग्रेट का मतलब भी यही होता है, एक स्टेट को छोड़कर आप दूसरे स्टेट का सफर करते हो, यानी अपना स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हो। शिफ्ट का मतलब भी वही हुआ कि आपके स्थान में परिवर्तन हो रहे हैं। रीलोकेट कर देने का मतलब वही हुआ कि आपने अपना स्थान क्या कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है। लेकिन स्टे का मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है। तो सारे में मूवमेंट थे, ट्रांसफर, माइग्रेट, शिफ्ट और रिलोकेट में मूवमेंट थे, लेकिन यहाँ पे स्टे में मूवमेंट नहीं थे। इसीलिए आंसर हमारा स्टे जो होगा ना वो अदर से डिफरेंट होगा मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे पर्याप्त और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। 25 नंबर, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी तो ध्यान से समझोगे। 21 जून 2027 के 5:47 से हमें 22 जून 2028 के 5:39 पे जाने हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे ना कि 21 जून से 21 जून और क्या है 2027 से, ठीक है। हम 21 जून
और 2028 को जाएंगे। कब जाएंगे? तो 5:47 पे पहुंच जाएंगे, यानी पूरा का पूरा 1 साल हम पूरा कवर करेंगे। तो जब यहाँ 1 साल पूरे के पूरे कवर करोगे तो 28 तो एक लीप ईयर है, और जून तक जाने में आपके 29 फरवरी जुड़ जाएंगे, यानी आप ऑलरेडी 366 दिन का सफर तय कर चुके हो। अब ध्यान से समझोगे, अगर हम 22 तारीख को 5:47 पर पहुंचते तो 367 दिन हो जाते। क्लियर है? आप क्या हो जाता? 367 दिन हो जाते। लेकिन हम यहाँ पे पहुंच कितने बजे रहे हैं? तो देख लो, यहाँ 5:39 पे ही पहुंच जा रहे हैं, यानी 5:47 से 5:39 पे ही पहुंच गए हैं। तो 17 में से अगर 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, यानी कि टोटल 23 घंटा। टोटल कितना? तो 23 घंटा और 8 मिनट कम। 23 घंटा 8 मिनट हम कह सकते हैं। 23 घंटा 8 मिनट हम कह सकते हैं। तो देखो, तो 23 घंटा 8 मिनट कम, तो 8 मिनट कम कहने का मतलब हो गया कि 24 घंटा में से 8 मिनट कम, तो 23 घंटा और कितने मिनट? तो 52 मिनट हो जाएंगे। इसका मतलब 366 दिन 23 घंटा और 52 मिनट। 366 दिन, ठीक है, 23 घंटा और कितने? 52 मिनट। इतना समय की समय अवधि बीच में आएगी। तो देखो, तो कहाँ है? 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है सर, आप प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, हमसे बहुत उम्मीद है। बाबू, एग्जाम के समय तो आ गए हैं तो मैं कंटिन्यू ही रहूंगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। आप धीरे धीरे बच्चे जब जान जाओगे तो यहाँ लाइफ बढ़ जाएगी, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है। और नहीं तो फिर आपकी जब रिजल्ट आएगी ना, तो ये लाइफ तो बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी हो, हर स्थिति में मैं क्या रहूंगा? तो कंटिन्यू रहूंगा। आप उसके लिए टेंशन फ्री रहो। देखिए, कहता है किसी दामाद को यह याद है कि उसकी सास का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले निश्चित रूप से आता है। यानी 20 अगस्त से जब पहले आता है बाबू, तो बहुत सारे डेट बन सकते हैं। जबकि उसकी पत्नी को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन निश्चित रूप से 18 अगस्त के बाद आता है, तो 18 अगस्त के बाद आता है। तो 20 अगस्त को नहीं, 20 अगस्त से पहले। और पत्नी लड़ रही है कि ना, हमको याद है कि मम्मी का जन्मदिन 18 अगस्त को बाद आया है। तो एगो को 20 से पहले याद है और एगो को 18 के बाद याद है, यानी दोनों के नज़र में कॉमन क्या है जी? तो 19 अगस्त दोनों के नज़र में कॉमन है। तो आंसर हो गया कि उस व्यक्ति की सास का जो जन्मदिन था ना, वो 19 अगस्त को था। 19 अगस्त को था। 21 जुलाई से 22 जुलाई बोल रहा है श्री राम जी, आपने ध्यान नहीं दिया बाबू, ध्यान से देखिए। 21 जून से 22 जून बोल रहा है, तो वही तो हमने काम किया ना। 21 जून से 21 जून तक ही आ गए तो 366 दिन आ गए, क्योंकि लीप ईयर हुआ। और फिर से यहां अगर हम 22 जून तक जाते, और 22 जून तक अगर हम 2028 में जाते और 5:47 तक जाते, तो ऑलरेडी बाबू हम 24 घंटा जाते। लेकिन 22 जून को हम 47 तक नहीं गए हैं, हम 5:39 पे ही हम रुक गए हैं। इसका मतलब हम 8 मिनट पहले रुक गए हैं, और 8 मिनट पहले रुक गए हैं, इसका मतलब 23 घंटा 52 मिनट ही चले हैं, वो दिन पूरा नहीं कर पाए। तो वो दिन पूरा जब नहीं कर पाए, इसीलिए 366 दिन नहीं हो सका, 67 दिन नहीं हो सका। अगर वो दिन हम पूरा कर लेते ना 5:47 तक, तब 367 दिन पूरे के पूरे हो जाते। इसीलिए हमने आंसर क्या दिया? 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट। क्लियर है? चलिए आगे की ओर रुक कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे। देखो, ध्यान से देखोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एस को बाबू किससे मिलवाना है? ई से। तो एस से ई तक का सफर तय करने हैं हमें। एस से ई तक का सफर तय करने हैं हमें। और एस से हम पहले कहां जाएंगे? एन तक। ये रोज रोज इनइक्वालिटी में आप लोग एक साइन छोड़ कैसे दे रहे हैं जी? यहां भी देखिए, एन और ए के बीच में साइन छूटा हुआ है।
ठीक है, देख लो यहाँ n और a के बीच में साइन जो है वो छूटे हुए हैं। अगर यहाँ हम ग्रेटर का साइन डाले तो रिलेशन चेंज होगा, ग्रेटर इक्वल डाले तो रिलेशन चेंज होगा, लेसर का साइन डाले तो रिलेशन चेंज होगा, लेसर इक्वल का साइन डाले तो रिलेशन चेंज होगा। यानी वहां पे एक साइन जो है ना वो मिस हो गया है, जिसकी कमी के कारण हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रियल साइन के अनुसार वो आंसर लगेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है नीले हरे नारंगी लाल और भूरे रंग के 5 ट्रक ABCDE हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना कोई जरूरी नहीं है। वे 5 अलग अलग राजमार्ग अर्थात H2, H1, H3, H4 और H5 पर चल रहे हैं, उनका भी इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। 5 रंग, 5 ट्रक, 5 राजमार्ग, टाइप 1 का पजल। 5 ट्रक, 5 रंग, 5 राजमार्ग। सबसे पहला स्टेप, एक सर्किल खींचेंगे, सर्किल में 5 लोगों की व्यवस्था करेंगे और सर्किल के अंदर एक सर्किल और क्रिएट करेंगे। अब जो जो ट्रक हैं उनके नाम लिख लो, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब जो है वो अंदर और जो नहीं है वो बाहर, बस आपको इतना काम करना है। अच्छा, लास्ट में 2 नंबर भी बता देंगे, ठीक है बाबू, 2 नंबर भी बता देंगे। अब देखो क्या कहता है, ए H4 पर है और नीले या भूरे रंग का नहीं है, तो ए किस 4 पे है, तो H4 पे चल रहा है, लेकिन किस रंग का नहीं हो सकता है, तो नीला रंग या भूरा रंग का नहीं हो सकता है, काट लो बाहर लिख के। बी हरे रंग का है और H3 या H5 पर नहीं चल रहा है, तो बी का रंग क्या है, तो हरा है, लेकिन बी कहाँ नहीं चल रहा है, तो H3 और H5 पे ये नहीं चल रहा है। सी नीले रंग का है और H1 पे नहीं चल रहा है, तो सी का रंग कैसा है, तो नीला है और ये कहाँ नहीं चल रहा है, तो H1 पे ये नहीं चल रहा है। आगे चलिए, डी H1 पर चल रहा है, डी कहाँ चल रहा है, तो H1 पर चल रहा है और नारंगी या भूरा रंग का नहीं है, तो डी ना तो नारंगी रंग का है और ना ही किस रंग का है, तो भूरे रंग का है, काट लीजिए। आगे चलिए, ई H5 या H2 पे नहीं चल रहा है, तो ई ना तो H5 पे चल रहा है और ना ही H2 पे चल रहा है। ई किस राजमार्ग पे चल रहा है, यानी हमें सिर्फ अंदर वाले को ही भरना है। तो ध्यान से समझोगे, देखो H5 पे ई भी नहीं चल रहे हैं और H5 पे बी भी नहीं चल रहे हैं, तो जब ई और बी H5 पे चलेगा नहीं और डी और ए ने अपना बतला रखा है कि किस हाईवे पे चलेंगे, यानी H5 को जो है वो सी पे जाना होगा। अब देख लो, H3 बी पे नहीं जा रहा है, तो H3 इसको साथ नहीं है बी के साथ, तो H3 किसके साथ होगा, ई के साथ। और H2 ई के पास नहीं है, तो H2 किसके पास होगा, तो बी के पास। अब वहीं अगर हम कलर की बात करें तो देख लो, ए को भी भूरा ट्रक नहीं पसंद है, डी को भी भूरा ट्रक नहीं पसंद है, हरा और नीला बता चुका है, तो अब ई के पास कैसा आएगा, तो ई के पास भूरे रंग का ट्रक आएगा। डी को नारंगी नहीं पसंद है, तो ए के पास नारंगी रंग का ट्रक होगा, और ए को नीला नहीं पसंद है, तो डी के पास नीला रंग का ट्रक होगा, और हमारी व्यवस्था बन चुकी है। अब देख लो क्वेश्चन क्या पूछता है, ई किस राजमार्ग पे चल रहा है, तो बाबू ई H3 पे चल रहा है, और H3 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। ये 28 क्वेश्चन ही आज थे, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, कि एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 14 में दिक्कत आई और एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत आई। अब चलिए हम लोग सामना करते हैं दिक्कत क्यों आई उनको, ठीक है। देखिए बाबू, कुछ नहीं था, एकदम आसान सा काम था, ध्यान से देखोगे। ठीक है, 14 + 8 किया, तो 8 × 4 कितने हो गए, 22 हो गए क्या। इसी तरह से देख लो, 10 + 12 किया, तो 10 + 12 भी कितने हो गए, तो 22 हो गए। पहला बॉक्स क्लियर। दूसरे बॉक्स की बात करें, देखो 12 + 14 किया,
26 हो गए क्या? इसी तरह से देखो, 18 + 8 किया, 26 हो गए, यानी दूसरा बॉक्स भी क्लियर हो गया। फिर से देखो, 10 + 6 किया, तो 10 + 6 कितने हो गए? 16 हो गए। अच्छा फिर से देखो, 2 + 14 किया, तो 14 और 2 कितने हो गए? 16। यानी रेड वाले फर्स्ट और थर्ड का जो योगफल है वो सेकंड और फोर्थ वाले के योगफल के इक्विवेलेंट हो जा रहा है। अगर सेम काम हम, अच्छा ये 15 है, कोई नहीं, बता दिए तो फिर से समझ लो, तो किसके साथ करेंगे? तो 8 और 16 के साथ करेंगे। तो 8 और 16 कितने हो जाएंगे? तो 24। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है? तो 4 दे रखा है, तो 4 + x = कितने आने चाहिए? 24 आने चाहिए। यानी x बराबर अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे? तो 24 - 4 हो जाएंगे, यानी 20 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर में क्या था? कुछ नहीं है बच्चा, देख ले, ध्यान से समझोगे। देखिए, एक ही पासे को कितनी बार दिखाए गए हैं? तो एक ही पासे को 4 बार दिखाए गए हैं। एक ही पासे को कितनी बार? तो 4 बार। अब याद है ना कि जब एक से अधिक बार पासे को बताया जाए तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में जब दो एलिमेंट जहां कॉमन होंगे हम पहले वहां से अपना रिलेशन बनाते हैं, और जहां एक एलिमेंट कॉमन होंगे वहां से रिलेशन नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया कि सर बता दो कि ब्लैक के अपोजिट में क्या होगा। तो जब हम ढूंढने गए तो ब्लैक यहां था और ब्लैक हमारा यहां था। अगर इस दोनों को कंपेयर करने पर बस एक ही एलिमेंट कॉमन मिल रहे थे, वो क्या? तो ब्लैक येलो और ब्लैक येलो। तो यहां से ब्लू का अपोजिट कौन हो जाएगा? तो पिंक हो जाएगा। ब्लैक का अपोजिट पिंक और ब्लू नहीं होगा, तो ब्लैक के बगल में ब्लू और पिंक है, तो ब्लू और पिंक हो नहीं सकता, तो इसीलिए पिंक यहां कट गए और ब्लू यहां कट गए। चलिए अब देखिए, अब अगर इस वाले को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो कितने एलिमेंट कॉमन दिखेंगे? तो देख लो, यहां भी येलो ब्लू है और यहां भी येलो ब्लू है। तो हम कह सकते हैं कि सर दो दो एलिमेंट जो है ना वो कॉमन है। और रूल क्या कहता है कि जब दो पासे को कंपेयर कर रहे हो और इस स्थिति में अगर दो दो एलिमेंट आपको कॉमन दिख जाएं तो जो भी सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना? तो देखिए, तो एक दूसरे का अपोजिट कौन है? तो ब्लैक और ऑरेंज है। तो इसी तरह से ब्लैक का अपोजिट क्या निकाला हमने? ऑरेंज निकाला, यानी ऑप्शन नंबर सी निकाल लिया। बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, और किस में प्रॉब्लम था? तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम थे ना। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर भैया 2 कहाँ गए हो? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, देखिए कुछ नहीं था। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे जैसे आपने पेपर को बंद किया है, अब बस वैसे वैसे पेपर को खोल लेना, इतना ही इसका काम होता है। तो देखो, तो सबसे पहले आपने पेपर को यहाँ ऊपर, तो सबसे पहले इस पेपर को आप नीचे खोलोगे, और नीचे जब खोलोगे तो पेपर इस रूप में दिखेगी। तो ये वाली लाइन जो स्ट्रेट है, ये वाली लाइन यहाँ स्ट्रेट आएगी क्या? और ये दो सर्किल जो यहाँ बने हुए हैं, तो फिर ये दो सर्किल आपके यहाँ बन जाएंगे क्या? बोलो, बन जाएंगे। अब फिर आपने पेपर को कहाँ किया है? तो आपने डाउनवर्ड फोल्ड किया है, तो आप इसको अपवर्ड खोलोगे। तो जब इस पेपर को ज्यों ही आप अपवर्ड खोलने जाओगे तो ये वाली रेखा इस तरह से बनेगी, यानी पूरा स्क्वायर बनेगा। और ये दो जो डॉट हैं, ये दो डॉट आपके यहाँ दिखने वाले हैं, और ये नीचे वाले दो डॉट जो हैं वो आपके यहाँ दिखने वाले हैं। तो देखो, ये तो पूरा स्क्वायर का रूप ले रहा है ना, इसीलिए हमने इस वाले फिगर को काट दिया था। ऐसी आकृति बीच में कभी नहीं बन सकती। अब ध्यान से देख लो, ये वाली आकृति भी बीच में नहीं बन सकती। तो बच गए मेरे पास ये दोनों, सही है। लेकिन देख लो, कभी भी इसके मिडिल में, कभी भी इसके मिडिल में सर्किल नहीं आया है। आया है क्या? और यहां पे देख लो, इसके मिडिल में सर्किल दे रखा है। इसका मतलब ये भी वाली बात कैंसिल हो गई। तो भाई मेरे, जब सारी बात कैंसिल हो गई तो ऑप्शन नंबर डी ही जो है ना इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। अभिजीत मन्ना जी, हाँ बाबू, क्या रिप्लाई करना है बता दीजिए। ट्रेंडिंग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए बाबू। देखिए, अभी जितना क्वेश्चन दे रहा हूं ना पिछले 12 क्लासेस से, आज 14 नंबर था ना,
12 क्लासेस से बिल्कुल आपके प्रीवियस पेपर ही जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी से उठाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी से उठाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन एएलपी से उठाए गए हैं। लेकिन अब मैं जो मंडे से करने वाला हूं, तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस से उठा लूं, जिससे प्रीवियस पे भी आपके कमांड बनते रहेंगे। और वो प्रीवियस से जो उठाने वाला हूं ना, वो यहां से उठाने वाला हूं। जो हमारे प्लेटफॉर्म की रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है ना, उस रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक से 3250 वाली रीजनिंग की बुक है, आप देखे होंगे। मैं 15 से 20 क्वेश्चन उसी बुक से उठाने वाला हूं, ठीक है। और बाकी 10 क्वेश्चन जो है ना, वो मेरे गेस क्वेश्चन होंगे। तो 8-10 क्वेश्चन पर डे आप गेस क्वेश्चन करोगे। वो गेस क्वेश्चन आपको सिर्फ रेलवे में हेल्प नहीं करेगा, वो गेस क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है, जिससे आप कॉन्सेप्ट को कब्जे में करोगे। और एक बार जब कॉन्सेप्ट कब्जे में हो गई, तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे बच्चे रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं कि एसएससी का दे रहे हैं, कि आप बीपीएससी लगाने जा रहे हो, कि आप सीसेट लगाने जा रहे हो, कि बैंक लगाने जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल मैं क्या करूंगा कि अपना 8 से 10 जो है ना, वो परफेक्ट क्वेश्चन डालूंगा, जिससे आप अपने लॉजिक को स्ट्रांग कर सको, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर सको, ठीक है। बिल्कुल बाबू, अपना क्वेश्चन डालेंगे मंडे से। मंडे से पक्का प्रॉमिस रहा, मंडे से 10 से 8 क्वेश्चन मेरे रहेंगे, और बाकी आपके जो क्वेश्चन है वो यहां से रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करें क्या? फिर से कल हमारी मुलाकात होगी। लेकिन भाई, आप लोग से बड़ा शिकायत है, जो भी वीडियो बाद में देखते हो उनसे बड़ा शिकायत है, आप लोग यार कम से कम कंटिन्यू लाइव में रहा करो, हमारी भी मनोबल जो है वो बढ़ती है। आप लोग बिल्कुल किसी दिन अच्छे रहते हो, किसी दिन बिल्कुल गुम हो जाते हो। आज बारिश हो रही थी, फिर भी मैं आया कि भैया क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, और आप लोग देख लो बारिश का मजा ले रहे हो, गुम हो। ऐसे ना किया करो। चलिए, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।